दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने बातचीत की निफ्टी को लेकर, आईपीओ को लेकर, साथ में कुछ कंपनीज है जिनके स्टॉक्स में रिवर्सल हो चुका है। सो अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ ऐसी कंपनीज को लेकर जिनके स्टॉक्स क्रैश हुए हैं। फर्स्ट कंपनी है हिताची एनर्जी, जिसको पावर इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। स्टार्टिंग ठीक थी, उसके बाद में काफ़ी बिकवाली इसमें हुई कंसिस्टेंटली। 90,000 करोड़ का मार्केट कैप, 200 का पी है। सो क्वेश्चन ये बनता है कि 200 का पी अगर हाई वैल्यूएशन वाली कंपनीज होती हैं और रिजल्ट खराब आते हैं तो स्टॉक इस तरह से क्रैश होता है। सो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, रिजल्ट अच्छे थे इसके, 25% के साथ में ईपीएस बीट हो चुका था। आगे चलता है, यहाँ पे आप देखोगे तो सेकंड लास्ट में आपको दिखाई देगा एनर्जी। सो आज के दिन एनर्जी के स्टॉक्स में काफ़ी बिकवाली हुई, लेकिन कोई बहुत बड़ी न्यूज़ सुनने को नहीं मिल रही है। तो हो सकता है कुछ बड़ी न्यूज़ आने वाली हो, या फिर ये सेक्टर रोटेशनल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हो। सो यही कारण है स्टॉक के गिरने के पीछे का। साथ में एक बार हम टेक्निकल्स को देखते हैं जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये वीकली चार्ट आपके सामने है और इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि ये कंपनी के स्टॉक का रेसिस्टेंस था जो कि यहाँ पे सपोर्ट बना था। उसके बाद में हमने देखा क्वार्टर टू में रिजल्ट अच्छे थे, 25% के साथ में ईपीएस बीट हुआ था। उसके बाद में स्टॉक ने तेजी पकड़ी। डे चार्ट के अंदर इसको देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम बना, स्टॉक ने नंबर्स आने से पहले तेजी दिखाई, नंबर्स आने के बाद में स्टॉक यहाँ तक पहुँच गया। तो किसी ने रिजल्ट देखने के बाद भी इसको खरीदा होगा, तो भी स्टॉक ने 13% ऊपर जाने की कोशिश की। लेकिन जो पिछली दो गिरावट हो चुकी है, वापस से स्टॉक उसी प्राइस पे आ चुका है। तो या तो यहाँ पे लोग एग्जिट करे होंगे कि कोई बात नहीं, ये ट्रेड सही नहीं गया, स्विंग निकल गया, जिसने यहाँ पे बेच दिया 10-12-15% के साथ में, वो ठीक है। बाकी अभी लोग एग्जिट इसमें कर चुके हैं। अब देखो क्लैरिटी नहीं है कुछ भी कि क्या रीज़न है इसके पीछे का। बाकी देखते हैं आगे चल के क्या सीन बनेगा, क्योंकि इसके साथ में वारी एनर्जीज के स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली है। तो सेक्टोरियल गिरावट है, अगर सेक्टर अच्छा करेगा तो दोनों कंपनीज के स्टॉक्स भी अच्छा करेंगे। इसमें 5% का झटका लगा है। 85,000 करोड़ का मार्केट कैप, 31 का पी रेशो इसमें आप देख सकते हैं। इसके नंबर्स कुछ खास अच्छे नहीं थे, ईपीएस मिस हो गई थी 3% के साथ में। और टेक्निकली भी आप देखोगे तो उसको भी ब्रेकडाउन मिल चुका है। स्टॉक ने अपने रेसिस्टेंस को हिट किया, ब्रेकआउट नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे आप सिंपली ब्रेकडाउन देख सकते हैं। तो देखते हैं सपोर्ट कहाँ पे बनेगा। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी कैटेगरी है, सेक्टर स्टॉक अगर इस तरह से गिरता है तो उसके बीच में बाइंग नहीं करते इन्वेस्टर, वेट एंड वॉच करते हैं जब तक वो एक बेस बनाना शुरू नहीं करें। और उसके बाद में ट्रेडर आते हैं बाइंग करने के लिए, जो वो बेस बना ले उसके बाद में वो रिवर्सल प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक ने गिरावट दिखाई, कुछ नहीं करना, बेस बनेगा तो इन्वेस्टर बाय एंड डिप करेंगे, और अगर इसमें रिवर्सल हो गया तो ट्रेडर इसके स्विंग के लिए प्ले करेगा। तो इस तरह की सिचुएशन अभी देखेंगे अपन आगे चल के इस कंपनी के स्टॉक में। फिलहाल तो गिरावट वाला पैटर्न अभी इसमें चल रहा है। नेक्स्ट जो कंपनी, इसका नाम है केन्स टेक्नोलॉजीज। बहुत बड़ी गिरावट के साथ में क्लोजिंग है, 6% की मंदी। कल भी हमने इसको लेकर चर्चा की थी और सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी थी डिटेल में। आज कुछ और बड़ी खबरें इसको लेकर आई है, उसको भी चेक करते हैं। 31,000 करोड़ का मार्केट कैप, 124 का पी रेशो। रिजल्ट कैसे थे वो भी चेक कर लेते हैं। तो 26% के साथ में ईपीएस बीट। तो रिजल्ट प्रॉब्लम नहीं है। कल जो प्रॉब्लम हमने देखी थी वो अगले क्वार्टर के लिए थी, अगले 2 क्वार्टर के लिए प्रॉब्लम्स थी। लेकिन आज जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट है। जैसे कल का मैं आपको डेटा दे देता हूँ अगर आपने वीडियो को देखा नहीं हो तो। सो कल देखिए दोस्तों, अपन ने वर्किंग कैपिटल को लेकर जो इसमें इश्यूज चल रहे हैं उसको लेकर डिस्कस किया था कि 115 दिन का पैसा इसमें फंसा रहेगा। यानी कंपनी को काम धंधा करने के लिए, कंपनी चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ रही है। और इतने ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ रही है कि टोटल साल में जितनी बिक्री कंपनी करेगी, जितनी सेल्स कंपनी करेगी, उसके 35 से लेकर 40% पैसा कंपनी के हाथ में होना चाहिए, जिस पर कंपनी को कोई रिटर्न नहीं मिलेगा और वो पैसा अटका रहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल जब भी रिक्वायर्ड होती है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, और वो जो पैसा अटका रहता है काफ़ी लंबे टाइम के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं 4 महीनों का टाइम है, 115 दिन का टाइम है, तो कैश फ्लो के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, फंडामेंटल्स वीक होते हैं और स्टॉक बिकते हैं। ठीक है, तो कल ये प्रॉब्लम थी। अब ये प्रॉब्लम ऐसी है कि 1-2 क्वार्टर में सॉल्व हो सकती है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो। लेकिन जो आज न्यूज़ आई है वो काफ़ी बड़ी और काफ़ी ख़राब न्यूज़ है। आप देख सकते हैं कोटक ने इसके ऊपर रिसर्च की और कोटक ने इसको फ्लैग किया है इनकंसिस्टेंसीज के लिए। इसका मतलब मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिसमैच की बात की गई है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने ये रिसर्च की है कि इसकी जो सब्सिडरी कंपनीज है और ये जो मेन कंपनीज हैं, आपको बताइए सब्सिडरी कंपनीज होती है
ये पेरेंट कंपनी है और इसके साथ में केन्स की छोटी छोटी और सब्सिडरी कंपनीज होती है। तो दोनों कंपनीज आपस में लेन देन करती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बाइंग सेलिंग चलती है सर्विसेज की, ठीक है। अब अलग अलग कंपनीज हो जाती हैं तो वो रिकॉर्ड करना होता है, सब कुछ फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड होता है। अगर आप लिस्टेड कंपनी नहीं हो तब भी रिकॉर्ड मेंटेन आपको करने पड़ता है। सो यहाँ पे ये बोला है कि इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर काफ़ी सारे मिसमैच और इनकन्सिस्टेंसी देखने को मिली है। एग्जाम्पल दिया है, एक कंपनी है, या आप नेम देख सकते हैं, इसी की सब्सिडरी कंपनी है। इस कंपनी ने केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स से 180 करोड़ की खरीद की थी, परचेज किया था, ठीक है। लेकिन केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने डिस्क्लोजर में इस लेन देन को नहीं दिखाया, 180 करोड़। अब इसको पैसों की हेरा फेरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। साथ में अगर आप देखोगे तो इसी तरह से एक और अपडेट आपके सामने है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में केन्स टेक्नोलॉजीज और केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ने 320 और 180 करोड़ का पेबल दिखाया था, यानी वो अकाउंट पे करना है, और 190 करोड़ के रिसीवल्स बताए थे। लेकिन केन्स टेक्नोलॉजीज और केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित डिस्क्लोजर में बकाए नहीं दिखाए। मतलब इंटर कंपनीज जो ट्रांजेक्शन्स है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा संदेह हो चुका है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कंपनी खत्म भी हो सकती है। कंपनी खत्म का मतलब इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है वो उठ सकता है, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग हम बोलते हैं, प्रमोटर फ्रॉड हम बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स को गलत तरीके से बताना, रिजल्ट को गलत तरीके से बताना, या फिर इन्फ्लेट करना, ठीक है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम चलो अभी तक नहीं है, लेकिन कोटक को ऐसा संदेह लग रहा है, ठीक है। अब हो क्या सकता है उसको चेक कर लेते हैं। सो जब कंपनी और उसके ग्रुप की जानकारी डिस्क्लोजर के अंदर इनकंसिस्टेंट होती है तो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट घट जाता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। साथ में देखिए अब ये भी है इसमें पॉइंट कि गिरावट और भी ज़्यादा हो सकती है अगर कंपनी कोई भी जवाब नहीं देती है, या भरोसेमंद जवाब हम बोल सकते हैं नहीं देती है, तो आगे भी फिर वो दबाव रह सकता है, स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे आ सकता है। या फिर अगर कुछ बड़ी बात हो गई तो एक ऑडिट भी हो सकती है, और ऑडिट का जैसे अपडेट आ गया कि सेबी ने ऐसे बोल दिया तो भी स्टॉक क्रैश होगा। ऑडिट में कुछ नहीं निकला तो स्टॉक में रिकवरी, अगर कुछ निकल गया तो फिर वापस से स्टॉक में गिरावट हो सकती है। तो इसी के चलते स्टॉक अभी नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। कुछ ब्रोकर्स हैं जो फाइनेंशियल ब्रोकर्स हम बोल सकते हैं, जो बड़े ब्रोकर्स हैं, एफआईज वगैरह, वो इसको बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन स्टॉक ऊपर से नीचे जा रहा है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे खिचड़ी पकी है, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट हमने यहाँ पे देख ली है जबकि रिजल्ट अच्छे थे। अब जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ये जो गिरावट का पेस है काफ़ी ख़राब है, इसमें सपोर्ट इजीली टूटेगा। आज सपोर्ट इसमें टूटा भी है, अगला सपोर्ट यहाँ से भी 20% नीचे है। सो यहाँ से और भी नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज़ बनती है। जो भी बायर्स है वो अगेन वही करेगी जो पिछले कंपनी के स्टॉक में मैंने आपको बताया कि स्टॉक जितना गिरता है गिरने दो, उसके बाद में बेस बनेगा, तब चीज़ें क्लियर होगी। अब जिसको बेचना है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ऑब्वियसली वो बेच के इसमें निकल रहे हैं, बाकी 21% का गैप अभी इसमें मेंटेन है। देखते हैं दोस्तों आगे चल के कंपनी की तरफ से क्या सफाई पेश की जाती है। एक और कंपनी जिसका नाम है ग्रो, डी ग्रोथ देखने को मिली आज के दिन, 5% के साथ में स्टॉक क्रैश हो गया। 47 का पी रेशो है, पिछले 2-3 साल का डेटा बहुत अच्छा है लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आए वो देख लो, 12% की तेजी, रेवेन्यू गिरा है। बाकी जो ब्रोकर्स है वो भी अच्छी अपडेट नहीं दे रहे हैं, एंजल वन, जीरोधा, तो ग्रो को भी थोड़ा सा प्रेशर फेस करना पड़ सकता है, ऐसा इन्वेस्टर्स को लगा। साथ में एक और पॉइंट है जिसके अंदर आप नोट कर सकते हैं कि जब भी कोई आईपीओ आता है उससे पहले जो इन्वेस्टर्स उस आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए लॉक इन हो जाता है अपने स्टॉक को बेचना, और वो एक पीरियड तक के लिए होता है, वो 90 डेज का भी होता है, 30 दिन का भी होता है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो ग्रो है उसकी लॉक इन पीरियड खत्म होगी 10 तारीख को, जो कि आने वाली है, लेकिन सिर्फ 2% ही शेयर्स बिकने के लिए आ सकते हैं। उसके बाद में एक 90 डेज का पीरियड होता है, उसमें फिर लॉक इन एंड होता है। तो उससे पहले ही इन्वेस्टर्स ने आज इसको बेचा, और जैसा कि मैं आपको बता चुका था कि जल्दीबाजी नहीं करनी है। यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि जब रिटर्न्स अच्छे मिले, लिस्टिंग डे पर तो नहीं मिले थे, उसके बाद में जब अच्छे मिले तो ट्रेल किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, एग्जिट मारा। उसके बाद में स्टॉक यहाँ पे बेस बना रहा है, नंबर्स देखा, फिर बातचीत हमने की कि स्टॉक अब रेंज बना चुका है सपोर्ट रेसिस्टेंस की। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो चांसेस ऊपर के हो गए, अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो चांसेस नीचे हो गए। तो ब्रेकडाउन इसमें हो चुका है, 21% का गैप अभी भी इसमें
बाकी देखने को मिलता है। सो देखते हैं दोस्तों आगे चल के किस तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पे बनता है। पिछली वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।